नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोर्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में चुनावी सरगर्मी तेज है। 2 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा के चुनाव की तारीख में तब्दीली की गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो किसानों की समस्या, बेरोजगारी का मुद्दा और लिंचिंग जैसी घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। विपक्ष इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहा है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो धारा 370 में तब्दीली के बाद पहला चुनाव है। चुनाव की घोषणा से पहले आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएगी? दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्रियों का बयान चुनाव की क्या दिशा और दशा तय करेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी से है एहसान खान, कांग्रेस से है अरुणेश यादव, मुद्दा डिजिटल प्लेटफॉर्म से है स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वागत है सभी का। तो एहसान खान साहब, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। आपकी चर्चा में मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से बताऊंगा कि भाजपा जब चुनाव में जाती है, क्योंकि ये पर्व है हमारे राज्यों का और हिंदुस्तान का, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनका पर्व है, और जब देश में होते हैं तो देश का पर्व है। यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर हमें हमारी सरकारें चुनी जाती है और देश का जो नागरिक है वो चुनता है हमारे को। तो हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है कि जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, और किसी के पास भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, देश का विकास करना, गरीब का विकास करना, घर घर तक जिसके पास अन्न नहीं है अन्न पहुंचाना, जिसके पास जल नहीं है जल पहुंचाना, जिसके पास घर नहीं है घर देना, जिस माँ के पास छत नहीं है उसको छत देना, और जो गरीब है उस गरीब को, पिछड़े को कैसे मुख्यधारा जोड़ा जाए, यही हमारा एजेंडा है और यही हमारा कर्तव्य है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे। आपने जिक्र किया कश्मीर का, तो कश्मीर के से जो धारा 370 हटाई है उसका परिणाम ये हुआ है कि पत्थरबाजी अब खत्म हो गई है। जिनके हाथों में पत्थर थे आज उनके हाथों में कलम है, ये हमारी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को लेकर हम अवश्य कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। जो जो मुद्दे हमारे किसानों के हैं उनको भी देखा जाएगा, और जो हमारी माता बहनों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर आगे जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस देश का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना, और गरीब को उसकी मुख्यधारा से जोड़ना, गरीब को हक दिलाना। 70 वर्षों से जो गरीब को लूटा था, इससे सपा बसपा कांग्रेस ने उससे मुक्ति दिलाना हमारा काम रहेगा। ठीक है अरुणेश यादव, 2047 तक बीजेपी विकसित बनाएगी भारत को, क्या कहेंगे? एहसान साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखो साहब, बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 2022 तक सबकी आय डबल करने वाले थे, और अब 2022 में आय डबल तो नहीं हो पाई, बल्कि किसानों की आय में कमी जरूर आई। उनको एमएसपी भी ये नहीं दे पाए। युवाओं को जो नौकरी की गारंटी दी थी तो वो गारंटी भी साहब चाइनीज निकली, मतलब नकली निकली गारंटी। और इसके अलावा जो महिला सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री जी करते थे, तो पिछले दिनों में देखने में आया है कि महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहे हैं, तो उन दुराचारियों को बचाने में भी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। अभी कल बीएचयू का जो एक रेप कांड हुआ था, उसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जमानत दिलवाई गई है और उनका फिर फूल मालाओं से स्वागत भी करवाया गया। इससे पहले बिल्किस बानो वाले मामले में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने में आई थी। और रही बात चुनाव की, तो इसमें कोई इत्तेफाक हम नहीं रखते साहब, और ना हमारी कोई असहमति है। बिल्कुल बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में ही रहती है। प्रधानमंत्री जी या तो विदेश दौरे पे रहेंगे, सर एक मिनट, प्रधानमंत्री या तो विदेश दौरे पे रहेंगे या फिर चुनावी मोड में रहेंगे। जनता के लिए काम करते हुए कहीं नहीं दिखते। कल की आपने मेरठ में जो वंदे भारत ट्रेन चल रही थी गाजियाबाद मेरठ पे, तो उसकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने
एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी करी और उसको धक्का मुक्की भी उसके साथ करी, वो वीडियो भी वायरल है। और अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, तो एहसान भाई बड़ी शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर में जो है पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन एहसान भाई शायद ये आंकड़ा बताना भूल गए कि पिछले 2 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई हैं, और जिसमें 20 से ज्यादा सेना के जवान शहीद हुए और 30 से ज्यादा सिविलियंस की जान गई है। अरुणेश जी, एहसान जी तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 में तब्दीली के बाद नया कश्मीर बना है, नया भारत बना है, और आप सवाल उठा रहे हैं। देखो साहब, वो नया भारत एहसान जी को दिख रहा होगा, लेकिन वो नया भारत हमें नहीं दिख पा रहा है। हमें तो ऐसा भारत दिख रहा है जहां आतंकवाद की घटनाएं पहले से ज्यादा हो रही हैं, और वहां घाटी के अंदर आदमी अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बाकी सरकार के और सत्ता पक्ष के लोग अपने जो दावे कर रहे हैं साहब, उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने दावे करते रहे। पत्थरबाजी तो कम हुई है ना, पत्थरबाजी तो कम हुई है जी। ऐसा और आप पहले कौन से साहब डेली बम गिरते थे, पहले कौन से डेली बम गिरते थे, आप हमें ये बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं जी। एहसान जी बोलिए बोलिए बोलिए, एहसान जी बोलिए। विपिन जी, आपने देखा होगा पूरे दुनिया पूरा देश देख रहा है, जो हमारा टूरिज्म जो बढ़ा है 70 वर्षों में इतना कभी नहीं बढ़ा। अब इन 10 सालों में जो टूरिज्म बढ़ा है, आज कश्मीर का मुसलमान हो या हिंदू हो या वहां का कोई नागरिक हो, वो खुश है। कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने टनल बनाए गए, कितने रोड बनाए गए, और कितना उनका विकास किया गया। आज कश्मीरी, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खुशहाल है। लेकिन दर्द अलगाववादियों को और इन कांग्रेसियों को दर्द ये है कि देश का कश्मीरी कैसे पत्थर की जगह कलम उसके हाथ में आ गई। तिरंगा झंडा फहराया गया लाल किले पे, तिरंगा झंडा फहराया गया लाल चौक पर। कहां थी कांग्रेस जिसने ये हिम्मत नहीं दिखाई? क्योंकि उसकी करनी कतरी में यही था कि वो केवल हिंदुओं पर अत्याचार करने में खुश होती है। कभी भी नहीं कहा कांग्रेस ने तिरंगा फैलाया तो भाजपा ने फैलाया। अगर आज यात्रा में मुस्लिम समाज, हिंदू समाज और पंडित समाज जो निकला है कश्मीर का, वो अद्भुत चित्र है, वो नहीं दिखाई देता। आज उसके युवाओं के पत्ता छोड़कर पढ़ाई काम आ गया, कलम पकड़ ली उसने, और इन कांग्रेसियों ने, इन अलगाववादियों ने पत्थर दिया था उनके हाथ में। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। अरुणेश जी, लाल चौक पर झंडा फहरा दिया, और कांग्रेस पहले क्या करती थी? जवाब दो। देखो साहब, इस तरह के जो झूठे नरेशन गढ़ने में बीजेपी और इसका जो आईटी सेल है वो बड़ा माहिर है। लाल चौक पे झंडा पहले भी गड़ा जाता था, और ये बात अलग है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब 2014 के बाद ही देश को स्वतंत्र बताए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो 2014 के बाद ही ये कहती है देश आजाद हुआ है, और इसमें इनकी कोई गलती थोड़ा ही है। प्रवक्ता लीपा पोती को जो है बटोरने में लगे रहते हैं, और इनके जो सांसद हैं वो आके कह देते हैं कि साहब 2014 के बाद देश आजाद हुआ जो है साहब। इसके अलावा भी और बयान भी इनके जो है, जो इनकी प्रचलित सांसद हैं कंगना रनावत जी, उनके भी बयान सुन लो आप। किसानों को बलात्कारी हत्यारा बोलते हैं, रामनाथ कोविंद जी का नाम बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि कौन पहला जो है दलित राष्ट्रपति है, कौन दूसरा है। और एक चर्चा और चल रहा है, कोई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको भी ऐरा गहरा कंगना जी ने बता दिया है। तो कुछ इस पे भी जो है एहसान भाई से जनाब जवाब ले लें। स्वप्निल जी, 370 में तब्दीली के बाद नया कश्मीर बना है, क्या कहेंगे? नया कश्मीर नहीं, नया भारत ही बना है विपिन जी। एहसान जी यही कह रहे थे। हमें नया भारत तो बिल्कुल दिखता है एहसान साहब। वो नया भारत दिखता है जहां पे ईडी के हाथों में सारी ताकत, सारी सत्ता आप सौंप देते हैं, जहां पे आप विपक्ष पे पूरी तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। हमें वो नया भारत दिखाई देता है जहां पर आपकी हार जब सामने आपको सुनिश्चित दिखाई देती है, तो आप कभी तारीखें बदलवा देते हो, कभी 2 राज्यों के चुनाव एक साथ होने नहीं देते हो, और फिर आप कहते हो कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। पहली चीज तो मैं आपके जम्मू कश्मीर पर ही आता हूं। आपकी चुनाव की तैयारियां खूब अच्छी चल रही हैं, जैसा आपने कहा आपके पास मोदी जी हैं, बिल्कुल ठीक बात है।
बीते 10 सालों में विपिन जी मुझे नहीं याद कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर सुनाई दिए हों। ऐसा पहली बार क्यों हो गया, मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई आपने टिकट जारी करी और आपको 2 घंटे के भीतर टिकट वापस लेने पड़े। ऐसा कैसे हो गया कि आपके कार्यकर्ता सड़कों पर और उतर आए, जम्मू कश्मीर में आपके कार्यालय का घेराव हो गया, लोग आपसे ये कहने लगे कि भैया पैरासूट कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दे दिया, आयातित कैंडिडेट्स को टिकट क्यों दे दिया। तो आपकी तैयारियां जितनी भी अच्छी चल रही हों, ये लूप होल्स क्यों नजर आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, हरियाणा में चुनाव टाल दिया गया और उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, ये तो चुनाव आयोग ने किया है। ठीक बात है, चलिए चुनाव आयोग ने किया है। तीसरी बात जो अभी अनुनेश जी कह रहे थे, जिन मोहतरमा का जिक्र अनुनेश जी करना चाह रहे थे, मनजिंदर सिंह सिरसा को लेकर एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी अभद्रता के साथ आपके राष्ट्रीय सचिव को बोल दिया, आपके सांसद ने। तो ये इतना विरोधाभास, इतनी लड़ाई, क्या बोला क्या हो है? रहा है? 2000 नहीं, सवाल जरा मैं क्लटर्ड हो गया, सवाल में सीधे बिंदुवार कर लेता हूँ। बताइए, किसने बोला है, खुल के बताइए। देखिए मनजिंदर सिंह प्रोग्राम का नाम है बेबाक बोल, तो इसमें बेबाकी से अपनी बात रखिए। ठीक बात है विपिन जी। सिरसा जी ने एक बयान दिया था कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर। उन्होंने सीधे कटाक्ष किया था, वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, पहले एमएलए भी रहे हैं दिल्ली से, राजौरी गार्डन से। तो सिरसा साहब का बयान था कि भाई कंगना रनौत जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं, क्योंकि कभी वो किसानों को कुछ बोल रही हैं, कभी किसी को कुछ कह देती हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करना चाहिए, इनकी जगह या तो जेल में है या फिर इनकी जगह मेंटल असाइलम में है। अब उसके बाद से रजत शर्मा के शो में कंगना रनौत पहुंचती हैं और कंगना रनौत मनजिंदर सिंह सिरसा को सीधे चैलेंज करती हैं, कहती हैं आपके खुद के बस का कुछ नहीं है, कहती हैं कि आप फिल्म का एक शॉट लेकर दिखाइए जो मैं फिल्म करती हूं जिस तरीके से। तो एक बात बताइए, कंगना रनौत सांसद हैं, ये उनकी उपलब्धि है, या फिर उनकी उपलब्धि ये है कि वो एक फिल्म अदाकारा है और मनजिंदर सिंह सिरसा को वो चैलेंज करती हैं कि भाई आप मेरे साथ फिल्म करके दिखाइए अगर आपकी हैसियत हो तो आपके राष्ट्रीय सचिव की हैसियत आपके सांसद देखने लगे। शायद उन्होंने ये भी कहा है कि गहरा गहरा नत्थु खैरा, कुछ इस तरीके का भी शब्द बोला है क्या? इसी तरीके की बातें उन्होंने करी हैं। और हाँ, ये चर्चा का विषय बना हुआ। और मैंने 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे लिख दिया था, मैंने एक स्टेटस लगाया, ट्वीट किया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और लोग मुझसे कह रहे थे ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था कि कंगना रनौत एक अनगाइडेड मिसाइल है जो खुद जाकर भारतीय जनता पार्टी को हिट करेंगी और अब वो हिट करने लगी हैं आपको। लेकिन स्वप्निल, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराना भी बड़ी उपलब्धि है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी उपलब्धि है। तो अगर इन्होंने फैलाया तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो राहुल गांधी की पूरी यात्रा में आपको तिरंगा नजर आ रहा था, पूरा कश्मीर तिरंगों से हटा पड़ा था। ये देखिए, ये बहुत पुरानी बात होगी एहसान साहब, जब आप राष्ट्रवाद के मुद्दे को इस तरीके से उठाते थे। आप बात कीजिए ना, आपने इतनी देर तक तमाम बातें करी, ये आपका मुद्दा, वो आपका मुद्दा, वो आपका मुद्दा। आपने युवाओं को नौकरी देंगे ऐसी कोई बात नहीं करी, आपने बेरोजगारी कम करने की कोई बात नहीं करी। आप कहते क्या हैं? आप कहते हैं देखो 2047 में विकसित भारत। अरे भाई 2047 छोड़िए, आप मुझे कल की तारीख में क्या दे रहे हैं ये बताइए, क्योंकि बीते 10 सालों से जो आप दे रहे थे वो मिला नहीं है जनता को। लेकिन स्वप्निल, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर हटाकर कलम देने की बात भी तो कही है। ठीक बात है, चलिए अगर कलम दे दिया है तो इन्हीं के अलायंस का एक दल है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ना वहां पे सिर्फ अपने प्रत्याशी उतार रहा है, बल्कि वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जिन लोगों को पत्थरबाज कह के जेल में भरा गया, उनकी स्क्रूटनी करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि वो आतंकवादी हैं या आम नागरिक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत केसेस में अंदर हो, और उनको छोड़ने की जरूरत है। ये जनता दल यूनाइटेड का बयान है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एहसान खान साहब से। जी एहसान जी बोलिए। विपिन जी, हाँ विपिन जी, बड़ी विडंबना है कि विपक्ष हमारे ईडी को और सीबीआई को बदनाम कब तक करेगा? जब फौज को बदनाम करते हैं, सीबीआई को बदनाम करते हैं, ईडी को बदनाम करते हैं। जब इनकी सरकारें थी तब ईडी किसके पास थी?
तब ईडी ने क्या करता सर था, सर ये मेरी केवल सर बदनाम मेरी करते हैं कभी हमारी सरकार संस्था नहीं को, थी, मैं जो भारत की जर्नलिस्ट हूँ। संस्था है, एहसान खान साहब, सर एहसान सर मैं खान जर्नलिस्ट साहब, हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जब परमानेंट खान अपोजिशन साहब, पार्टी हूँ, ये तो मैं विपक्ष नहीं विपक्ष हूँ। तो अब भी कह रहा है कि लगातार हमले अब भी जारी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नहीं, ये हमले भाजपा में करें वो समझ आती है, पर देश की संस्था को बदनाम ना करें, देश की फौज को बदनाम ना करें। अभी दिल्ली में जब जीतते हैं तो इनका ईडी भी ठीक है और चुनाव आयोग भी ठीक है, पंजाब में जीतते हैं तो इनका ईडी भी ठीक है और चुनाव आयोग भी ठीक है। जब ये कहीं हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब है, भाजपा खराब है, ईडी खराब है। तो ये दोहरा ठीक है, चेहरा इनका सामने आ गया देश को। हमें 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 इसको इनसे आगे हटकर हमें देश का विकास करना है। हमें जिनको पत्थरबाज थे उनको कलम दी है तो उनको नौकरी भी देंगे। अभी हमने कश्मीर को इन पेड़ों से मुक्त किया है और अब सभी देश का नागरिक वहां जाकर जमीन ले सकता है, वहां कारोबार कर सकता है, वहां व्यापार कर सकता है और वहां अपना जीवन शुरू कर सकता है। इन्होंने पेड़ों में बांध कर रखा और ये मलाई खाते रहे और मलाई के आड़ में हमारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हमारे सैनिकों का नरसंहार हुआ। ये उनको भूल जाते हैं और केवल अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को दबाने के लिए कुछ है तो है नहीं इनके पास में, एजेंडा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन है। राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं पीएम बनूं, अगले मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। पीएम बनूं, पीएम कौन बनेगा इनको? ठीक है, ऐसा जवाब ले लेते हैं अरुणेश यादव से, जवाब ले लेते हैं। जी अरुणेश जी। देखो साहब, स्वप्निल जी ने जब एहसान जी से पूछा कि साहब आपका नौकरी देने का, रोजगार देने का, बेरोजगारी कम करने का क्या प्लान है, तो प्लान एहसान जी ने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष दिशा विहीन है, हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन 2024 से 2029 के बीच की स्कीम नहीं बताएंगे और 2014 से 2024 के बीच में कितनी नौकरियां दी वो आंकड़े भी नहीं बताएंगे। इस समय सर बेरोजगारी चरम पे है और सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। हरियाणा में बेरोजगारी तकरीबन 30% के आसपास है इस समय, और जब वहां कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी वहां 9% थी सर। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं। और निर्मला सीतारमण जी संसद में बोल चुकी हैं कि हर 2 में से 1 पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। ये बात निर्मला सीतारमण जी बोल चुकी है। अब आप अपने नेताओं के आंकड़ों से और बयानों से अगर इत्तेफाक ना रखें और उसका ठीकरा भी विपक्ष के ऊपर छोड़ें तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी कभी भी रोजगार की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कभी भी महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति की बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी जो है आपके कभी भी किसानों की एमएसपी की बात नहीं करेंगे। बस हिंदू मुस्लिम विपक्ष को कोसना। और रही बात जो आप ये कह रहे थे पत्थरबाजी वाली, तो बिल्कुल आप एक झूठा नरेशन गढ़ रहे हैं साहब, बिल्कुल झूठ की बुनियाद बना रहे हैं। और अगर आप इतने ही आश्वस्त थे तो आपने चारों राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लिए? आपने हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर से बढ़ा के आगे 5 अक्टूबर क्यों किया? महाराष्ट्र में आपने चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया, झारखंड में आपने अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। जी सुनिए, आप जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं और आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन भी हो चुका है, लेकिन आपकी पार्टी में रहे एक बड़े नेता, अब वो आपकी पार्टी में नहीं है। गुलाम नबी आजाद, खुल के बोलिए। हाँ आप बोलेंगे तो आप जवाब तो आप देंगे, तो फिर कांग्रेस अब कैसी स्थिति में रहेगी वहां पर? नहीं साहब, हमें ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको नाम लेने से किस बात का डर है? ना तो हमें कोई डर नहीं है, हमें काय का डर है? नाम बताइए कि गुलाम नबी आजाद जो है, जो सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के, कई बार राज्यसभा कांग्रेस ने उनको भेजा, फिर उनको सम्मान नहीं मिला और उन्होंने अलग पार्टी बना ली, प्रत्याशियों की लिस्ट भी निकाल दी और अब चले गए हैं अज्ञातवास। अब अज्ञातवास में भी चले गए हैं साहब, अब वो अज्ञातवास में चले गए और प्रत्याशियों से ये कहा है कि मैं अपने निजी कारणों से और मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चुनाव प्रचार में नहीं रहूंगा,
अपना अपना आप देख लो, जिसे लेकिन चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ लो, लेकिन जिसे आपकी नहीं लड़ना पार्टी वो ना। में एक बड़ा चेहरा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। देखो, विचारधारा विचारधारा होती है, पार्टी में कोई नेता आए या जाए। महात्मा गांधी जी नहीं रहे तो क्या पार्टी खत्म हो गई? जवाहरलाल नेहरू जी का इंतकाल हो गया तो क्या पार्टी खत्म हो गई? इंदिरा जी नहीं रही, राजीव जी नहीं रहे, और तमाम सीनियर लीडर लाल बहादुर शास्त्री। एक लेकिन विचारधारा है गुलाम हमारी नबी पार्टी, आजाद तो अभी और हैं। विचारधारा में वो गुलाम नेता नबी आते आजाद तो रहते हैं, अभी हैं, जाते अरुणेश रहते हैं। जी। अरुणेश जी, गुलाम नबी आजाद तो हैं अभी। देखो साहब, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, जो चलिए इस ठीक समय है। संघर्ष करने से डर रहे हैं, जो गुलाम नबी आजाद, बीजेपी जो ठीक बीजेपी है की ठीक है मुखालफत करने से डर रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है और स्वप्निल। ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नों में जो है साहब गद्दार की श्रेणी में रखा जाएगा, कि जो पार्टी माँ की तरह होती है, कि चलिए अब ठीक है माँ को ठीक है आपकी जरूरत है, अब संघर्ष की जरूरत है, और आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो साहब, और स्वप्निल। चंद छोटे से अपने स्वार्थ के लिए। तो वो गुलाम नबी आजाद जी के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर स्वप्निल, हो चाहे हरियाणा हो, ठीक है दोनों ठीक है जगह हम बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ अब नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? स्वप्निल क्या कहेंगे? बीच में कुछ दिनों पहले ये बात चल रही थी विपिन जी की गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी इनके गठबंधन का हिस्सा होगी, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ जाएगी। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं अश्वनी हांडा, गुलाम नबी आजाद के बड़े करीबी हैं, प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के। मैंने उनको फोन किया, मैंने उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने पूछा आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन तो होगा, लेकिन हमारा गठबंधन उन पार्टियों के साथ होगा जो पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। उसी दिन के बाद, एक दिन बाद उसके ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के कागजात पे मल्लिकार्जुन खड़गे और फारूक अब्दुल्ला साहब दस्तखत कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है, और महबूबा मुफ्ती अभी इधर आएंगी उधर जाएंगी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन दिख रहा है वहां पे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती भी देर सवेर इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के साथ वहां चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में जो बात अरुणेश जी कह रहे हैं वो 100% सही है, कि जो हौसला एक गुलाम नबी आजाद के पास था कि चलो गठबंधन हो जाएगा और चुनाव अच्छे से लड़ लेंगे, उसकी संभावना समाप्त हो गई। और शायद कहीं ऐसा ना हो, चूंकि आप बहुत लोग ये कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, मुझे वो फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गुलाम नबी आजाद इस समय अपनी छवि को बचाने में लगे हैं, अपनी पार्टी की छवि को संभालने में लगे हैं, और फिलहाल वो असफल होते हुए नजर आ रहे हैं इसमें। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है, ये अस्तित्व का संकट गुलाम नबी आजाद के लिए ज्यादा है इस समय। ठीक है। एहसान खान साहब, महबूबा मुफ्ती पहले आपके साथ गठबंधन में थी और अब नहीं है, तो फर्क पड़ना निश्चित है। कितना फर्क पड़ेगा, क्या मानते हैं? विपिन जी, अभी मैं बताऊंगा पहले कश्मीर के बारे में। 2014 से पहले हर मस्जिदों से जुमे को आवाज आती थी पत्थरबाजों की, और झंडा दिखाए जाते थे पाकिस्तानी। इनको वो मंजर याद नहीं है। अभी 10 वर्ष बीते हैं, इन कांग्रेस को वो मंजर याद नहीं है कि मस्जिद से आवाज आती थी और पत्थरबाजी वाली जो लाइन आपने पकड़ वो इनको रखी याद है, नहीं है। उससे थोड़ा आगे निकलो सर। इन्होंने जो काम किए हैं ना, धैर्य रखिए आनंद जी, धैर्य इन्होंने जो रखिए। घुमा काम फिरा किए हैं के वहीं आ कांग्रेस जाते हैं, वहीं हमें लग रहा है कि वो पार्टी की तरफ से धैर्य हुक्म रखिए। दिया गया है कि पत्थरबाजी ठीक है। पे ही बात करनी है, इसके अलावा और कहीं बात नहीं करनी। हमने छीन लिया, हमने छीन लिया। ये कहना इस देश के लिए, इस देश की जनता को इन्होंने बदनाम करने का पूरा काम किया है। बात महबूबा से पहले क्या 2014 से पहले क्या खान साहब, एहसान खान साहब, महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी, आप उस पर जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल है, अगर आप एड ऑन कर दें विपिन जी। उससे गठबंधन किया था हमने। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, गठबंधन किया था हमने उस कश्मीर की नस को पकड़ने के लिए गठबंधन किया था, मलाई खाने नहीं। इन्होंने तो उसके साथ गठबंधन किया है तो कश्मीर को तोड़ने का काम करते हैं, जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया, जिन्होंने बेटियों को नरसंहार करवाया, उस खानदान से इन्होंने हाथ मिलाया। हमने केवल हाथ मिलाया था
कश्मीर के नस जाने के लिए, और हमने तोड़ दिया और कश्मीर को मुक्त कर दिया हमने। ये उनसे हाथ मिलाते हैं जो कहते हैं कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, ये उनसे कहते हैं जो 370 को हाथ लगाएगा हम खून बहा देंगे। ये तो खून के खेल के साथ रहे, और यही विचारधारा कांग्रेस की है। सदैव इन्होंने, इस कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को मारने का काम किया, और कश्मीर का जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का आज दुनिया जानती है। आज गठबंधन उनसे किया है, हमने गठबंधन किया था केवल कश्मीर की स्थिति जानने के लिए कि क्या है कश्मीर का माहौल। हमने पहली बार गठबंधन किया था और हमें उपलब्धि मिली, हमने जैसे ही हमें उपलब्धि मिली हमने धारा को हटा दिया। स्वप्निल क्या कहना चाह रहे थे? स्वप्निल बोलिए। मेरा एक सवाल है एहसान जी से। जमाते इस्लामी जो पत्थरबाजी में सबसे आगे जाकर खड़ी होती है, जमाते इस्लामी के कई लोग इस बार वहां पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जमाते इस्लामी ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार बैन हटाए तो हम मुख्य धारा में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपकी ही पार्टी के नेता सुनील शर्मा जो जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे आपकी ही सरकार में, एहसान साहब, उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया और कहा कि बिल्कुल जमाते इस्लामी के इस कदम का स्वागत है। फिर खबर आती है कि जमाते इस्लामी के कई लोग निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों को चुनाव लड़ने की मंजूरी भी मिल रही है। जो लोग पत्थरबाजी में आगे रहे, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते रहे, मुझे तो आज भी भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के साथ कश्मीर में नजर आती है। दूसरी बात एहसान साहब, एक तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जमाते इस्लामी से क्या संबंध है आपके। दूसरा मुझे एक बात और बताइए कि आप कह रहे थे पत्थरबाजी की बात, उदंडता की बात, मुझे जानकारी मिली कि अभी कुछ दिनों पहले जब आपने टिकट जारी किया और फिर वापस लिया, उस दिन बड़े फर्नीचर टूटे आपके कार्यालय में। तकरीबन 3-4 कुर्सियां तोड़ दी गई, इधर से उधर फेंकी गई, कई जगहों पे चप्पल चले, तो ये भी तो उदंडता है। ये क्यों हो गई एहसान साहब? इन दोनों सवालों के जरा जवाब दीजिएगा। जी एहसान खान साहब जवाब दीजिए। देखो, ये जो इनका जो दर्द है वो दर्द आप समझ जाओ कि कश्मीर को खुशहाल नहीं देखेंगे। ये बात मेरा क्या दर्द होगा एहसान साहब? मैं पत्रकार हूँ, आप मुझे क्यों पार्टी से जोड़ देते हो? मैं तो परमानेंट अपोजिशन पार्टी हूँ जनाब। मुझे, मैंने बोल नहीं बोलता बीच में, ये मेरी पार्टी का मामला है, ये हम तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको इनको घबराहट सिर्फ ये है कि कैसे कश्मीर में विकास हो ना हो, कैसे वो जो पत्थरबाज थे उनको छोड़ा जाए। जो सवाल पूछे उसको उसी तरह नकार दो। आपसे कोई सवाल ना पूछे, नहीं आपसे कोई सीधे सवाल ना पूछे। भाजपा ये चाहती है कि जो जिसने हिंदुओं को नरसंहार किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, टाइपराइटर की तरफ फिक्स हो गए हैं, समर्थन किया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। और यही दर्द इनका है कि वो वापस चाहते हैं कि अब्दुल्ला आए और वो पिछला माहौल बन जाए। अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब पत्थरबाजी भी खत्म होगी और भाजपा सरकार बनाएगी, और जो अलगाववादी हैं, जो कुछ रह गए, उनको भी उनकी जगह दिखाई जाएगी। चलो, उनको भी उनकी जगह दिखाई जाएगी। अरुणेश यादव क्या कहना चाह रहे थे? हमें एहसान भाई बता सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में जो आप कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई, जी हाँ अरुणेश जी बोलिए। आप कुछ नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम सवाल ये है कि उस समय जो आप ये राग अलापते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, झगड़े करवाए, तो जरा दर्शकों की भी जनरल नॉलेज सुधार दी जाए कि उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, किसके समर्थन से सरकार चल रही थी, और कांग्रेस की वहां क्या भूमिका थी साहब। अब एहसान भाई तो इस बात को नहीं बताएंगे, मैं ही इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। जनता दल की सरकार थी और बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। और हम लोग उस समय विपक्ष में थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी केंद्र में, आपने जनता दल के समर्थन से आप सरकार चला रहे थे, जो आप हिंदू और कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी। और कोई भी जो धारा 370 है उसके मुताबिक कोई भी देश की सरकार
उसके ऊपर अंकुश नहीं झूठ लगा मत सकती बोलिए थी। सर, इन्होंने उसी का गूगल करके तो अभी देख कवर लीजिए, करके झूठ मत बोलिए सर, गूगल करके देख लीजिए। जनता दल की सरकार अरे थी गूगल नहीं और करना, हमें आपके पता है, समर्थन से गूगल चल नहीं करना, रही हमें थी। पता है। ये ये व्हाट्सएप कांग्रेस जो है यूनिवर्सिटी का वो झूठा ज्ञान नहीं देशों से चलेगा बात सर। कर रहा है, एहसान भाई, ये समझ में आती व्हाट्सएप है यूनिवर्सिटी का कि जिस झूठा ज्ञान बंगाल नहीं में चलेगा। आज छोड़ के मर के व्हाट्सएप परेशान हो गए, यूनिवर्सिटी का आज झूठा उम्मीद ज्ञान कर नहीं रहे हैं, चलेगा। उनको बिल्कुल ये करने जो नहीं आप देनी है। झूठ बोल के इनका कुछ होशियारी नहीं का दिखाते हैं, ये फैसला नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर की जनता करेगी इस चीज का फैसला, और अब हमें टाइम बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।